क्या आप इन्हें पहचानते हैं? आपकी नज़र में ये क्या हैं? आप कहेंगे कि इंसान हैं, लोकसभा में सांसद हैं, मगर क्या आपको ये चूहा नजर आते हैं? क्या ये भारत के लिए इतने खतरनाक हैं कि इनको भारत से बाहर फेंक देना चाहिए? क्या ये आतंकवादियों के समर्थक हैं? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ। ये सारी उल जुलूल बातें और इससे भी ज़्यादा बेकार की बातें बोली गई हैं भाजपा के एक नेता द्वारा। मगर ताज्जुब की बात यह है कि सरेआम जहर उगलने वाले पर कार्रवाई करने की बजाय जो लोग ये बात उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो वो जहर फैला रहा है, उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी के इस नेता का यह मसला बेहद गंभीर है, ध्यान से समझिएगा। और इससे भी ज्यादा गंभीर मसला सामने आ गया है, जो कि मोदी सरकार की अब तक की सभी नाकामियों में सबसे बड़ा और शर्मनाक कहा जा सकता है। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि आज से 75 साल पहले जब अलग अलग रियासतों को मिलाकर एक भारत बना था, तो भारत के एक होने के बाद कभी भारत के ही किसी राज्य में एक क्षेत्र ऐसा बना दिया जाएगा जहां के लोग स्वशासन की घोषणा कर देंगे, वो भी अमृतकाल में? जी हां, स्थिति हद से ज्यादा नाजुक हो चुकी है और वहां के लोगों ने साफ साफ घोषणा कर दी है कि मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार क्या कहती है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में इस मसले पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही बात होगी मोहम्मद शमी की। आप सोच रहे होंगे कि जीवन में पहली बार में क्रिकेट की बात कैसे करने लगा, इसके पीछे भी एक कारण है, वो भी बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक और गोदी मीडिया के मशहूर लपड़झंडिस इन्होंने बातों ही बातों में अपने भगवान को आड़े हाथों ले लिया है। अब इनका भगवान कौन है ये बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन जो बात इनकी जबान से निकल कर आई है, यूं समझ लीजिए कि 2 लाइन में नींबू निचोड़ दिया गया है। इस मामले को बहुत ध्यान से सुनिएगा और जरूर सुनिएगा। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। ये सब करने में 2-4 सेकंड का समय लगता है, पहले ही कर लिया करिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहावत है कि मरता क्या न करता, और यह भी कहा जाता है कि जब व्यक्ति बहुत बुरी तरह से हारने लगता है, जब उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तो वो खूंखार हो जाता है, हिंसक हो जाता है। सवाल यह है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री और उनके मुख्यमंत्री भी इसी अवस्था में पहुंच चुके हैं? कुछ दिन पहले हमने सुना था कि असम के मुख्यमंत्री पेपर लीक करने वालों को फांसी देने की बात कह रहे थे। राजस्थान में जाकर यह भी कह रहे थे कि यदि फांसी देना नहीं आता हो तो हम सिखा देते हैं, हमसे सीख लो। लोगों ने पूछा कि आप जल्लाद हैं क्या? अब यही फांसी देने वाली बात भारत के प्रधानमंत्री भी करने लगे हैं। पिछले दिनों चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कहा कि कमल का बटन इस तरह से दबाना जैसे उनको फांसी दे रहे हो। अब सवाल यह है कि वोट देने में फांसी देने की बात कहां से आ गई? आप कहेंगे कि नहीं, वो तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रहे थे और कह रहे थे कि आप वोट देते हुए उन्हें फांसी की सजा दीजिए। मगर सवाल यह है कि 9.5 साल से जो व्यक्ति केंद्र की सत्ता में है, उसने कांग्रेस के कितने लोगों को फांसी दी? 10 साल पहले तो यही लोग 2G घोटाला, कोयला घोटाला और पता नहीं कौन कौन सा घोटाला बोलकर पूरी कांग्रेस को जेल में ठूसने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचारियों को सड़ाने की बात कर रहे थे, सजा देने की बात कर रहे थे, और अब जनता से कह रहे हैं कि आप फांसी चढ़ा दीजिए। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिस भारत की पहचान दुनिया भर में अहिंसावादी रही है, उस देश का मुखिया सरेआम इस तरह से हिंसक बातें कैसे कर सकता है? क्या प्रधानमंत्री की जबान से ऐसी बातें शोभा देती हैं? हालांकि ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। विपक्षियों के लिए अनाप शनाप बोलना, गलत शब्दों का प्रयोग करना और कुछ भी बोल देना उनकी आदत में शुमार है। प्रधानमंत्री का यह बयान शेयर करते हुए वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन लिखते हैं, देश के प्रधानमंत्री जनता को जल्लाद बनने का आह्वान कर रहे हैं। दोष इनका नहीं है, ये ऐसे ही थे, हैं और रहेंगे। असली गुनाहगार वो बुद्धिजीवी हैं जो 2013-14 में मोदी की मेन स्ट्रीमिंग कर रहे थे। समाज में अगर हिंसा बढ़ी है, एक खुखार लिंच मॉब बना है, तो यही लोग जिम्मेदार हैं। याद करिए, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, शूर्पणखा, दीदी ओ दीदी, ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी की मुखार बिंदु से ही फूटी हुई हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने राहुल गांधी को इशारों में मूर्खों का सरदार भी कहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को मूर्ख कह के इन्होंने अपने लिए ही समस्या मोल ले ली है। लोग अब कहने लगे हैं कि लगे हाथ क्यों न एक खुली बहस हो जाए प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच सरेआम मंच पर। 10 साल में करोड़ों अरबों का IT सेल दिन रात की मेहनत करके राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लगा रहा है। यदि एक बार खुले मंच पर PM मोदी और राहुल गांधी का आमना सामना हो जाए तो 140 करोड़ की आबादी के सामने यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि मूर्ख कौन है और पप्पू कौन है। इस तरह के सवाल लोग सोशल मीडिया पर करने लगे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री कभी ऐसे चैलेंज को स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि लगभग 10 साल होने वाले हैं, एक बार आज तक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। पिछली ही वीडियो में हमने कहा था कि हाल फिलहाल के जिस भी चुनाव में PM मोदी को हार नजर आती है, अंत आते आते बुरी तरह से बौखला जाते हैं और वो बौखलाहट खुलकर दिखने भी लगती है, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और इस बार तो फांसी देने लगे, गाली देने की बात नौबत तक आ गई है। तो क्या इस बार चुनाव में स्थिति कर्नाटक से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है? पिछली बार तो बजरंगबली को चुनाव में उतार दिया था। तो सवाल यह है कि क्या स्थिति और ज्यादा खराब हो चुकी है और भयंकर हार का डर जबान से लगाम हटा चुका है? आइए
अब सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण और चिंताजनक खबर को देख लीजिए। भारत का ही एक राज्य है मणिपुर, पिछले 6 महीनों से लगातार जल रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। भारत के प्रधानमंत्री की अब तक हिम्मत नहीं हो पाई कि अपने ही देश के एक राज्य में चले जाएं। डर इस कदर घर कर चुका है कि पड़ोसी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वहां प्रचार करने तक नहीं जा पाए। और प्रधानमंत्री ही नहीं, गृह मंत्री भी नहीं पहुंच पाए। वही गृह मंत्री जो संसद में अपने देश के लिए जान लेने और देने की बात करते थे। इतना ही नहीं, दुनिया की तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां जा नहीं पाए चुनाव प्रचार करने के लिए। 2 महिलाओं को नग्न परेड कराने का जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फटकार लगाई। इसके बाद प्रधानमंत्री की जबान से मणिपुर शब्द निकला और इसके बाद फिर से भीतर चला गया। राहुल गांधी जब मणिपुर गए थे, वहां के लोगों से मिलकर आए तो उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि मणिपुर को भाजपा की डबल इंजन सरकारों ने 2 भागों में बांट दिया है, वहां 2 राज्य बन गए। एक समुदाय के लोग कहते हैं कि हमसे मिलने आना तो दूसरे समुदाय के लोगों को साथ में लेकर मत आना, और दूसरे समुदाय के लोग भी यही बात कहते हैं। यानी मणिपुर को 2 हिस्सों में बांटने का आरोप राहुल गांधी ने लगाया था। लेकिन अभी जो खबर सामने आई है, ये मोदी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी फेल्योर कह सकते हैं। इससे बड़ी सफलता और इससे बड़ी शर्मनाक हार और कुछ हो नहीं सकती केंद्र सरकार के लिए। मणिपुर में जो भी विवाद चल रहा है वो कुकी और मैतेई समुदाय के बीच है। इनमें से जो कुकी समुदाय है, उनकी तरफ से यह लगातार आरोप लग रहा था कि डबल इंजन की सरकारें उनके साथ भेदभाव कर रही है, यानी उन्हें नागरिक के रूप में न्याय नहीं दिया जा रहा है। वहीं पर कुकी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने कुकी लोगों के लिए जहां पर उनका प्रभुत्व है, उन जिलों में स्वशासन की घोषणा कर दी है, यानी कि अपनी सरकार हम खुद चलाएंगे। मणिपुर और केंद्र सरकार पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, उनकी जरूरत भी नहीं है। इस समूह के नेता ने घोषणा कर दी है कि इनका एक अलग मुख्यमंत्री होगा और समुदाय के उन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी जिन्हें 3 मई से राज्य में जातीय हिंसा के बाद इंफाल से बाहर कर दिया गया था। इस संगठन का कहना है कि केंद्र सरकार ने इन्हें न्याय देने में जिस चयनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है, यानी इनके साथ जो भेदभाव हुआ है, उसकी वजह से इन्हें मजबूर होकर ऐसा कदम उठाना पड़ा है। इसके साथ ही इन्होंने यहां तक ऐलान कर दिया है कि यदि केंद्र सरकार इन्हें मान्यता नहीं देती है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई परवाह नहीं है। इस योजना पर पिछले 1 महीने से काम चल रहा है। इस संगठन ने खुल्ला ऐलान कर दिया है कि 3 जिलों में अब हमारी सरकार होगी, यानी कुकी लोगों की सरकार होगी, हमारा शासन होगा, क्योंकि इन्हें मणिपुर की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है और मणिपुर की सरकार को ये लोग मैतेई सरकार कहते हैं। द हिंदू की खबर के अनुसार इस मामले पर गृह मंत्रालय ने उस वक्त तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। यहां कुछ और बातें ध्यान में रख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। अगस्त में संसद के भीतर गृह मंत्री अमित शाह ने कुकी जो लोगों को बाहरी कह दिया था। इसके बाद इन लोगों ने ऐलान कर दिया कि हम अमित शाह से, यानी देश के गृह मंत्री से न मिलेंगे और न ही उनसे किसी मुद्दे पर बात करेंगे। इस संगठन का कहना है कि हमने गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारियों से बात की, मगर उनकी तरफ से कोई हल नहीं निकाला गया। मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण छात्र पीड़ित हैं। केंद्र सरकार जानबूझकर उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर रही है। इनका कहना है कि 800 से अधिक छात्रों का भविष्य खतरे में है। उन्हें घाटी स्थित कॉलेजों से बाहर निकाल दिया गया है, यानी जहां पर मैतेई बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां से कुकी छात्रों को बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले ही 10 कुकी विधायकों, जिनमें भाजपा के विधायक भी शामिल थे, उन लोगों ने खुद ही अलग प्रशासन की मांग की थी, यानी मणिपुर से अलग प्रशासन। मणिपुर में अब तक 175 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हैं। अब सोच कर देखिए, जिस देश का एक राज्य और उस राज्य में 3 जिले अपने आप को राज्य की सरकार से अलग खुद से ही कर ले रहे हों, सरेआम ऐलान कर रहे हों कि केंद्र सरकार हमें मान्यता दे चाहे ना दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री घूम घूम कर कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में घूम घूम कर वोटों की भीख मांग रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बटन दबाकर फांसी देने की बात कर रहे हैं। मुझे पता नहीं आप इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहे होंगे या समझ रहे होंगे, लेकिन एक देश के रूप में आज की तारीख में भारत के लिए सबसे बड़ा संकट और समस्या, इससे बड़ा संकट और समस्या कुछ नहीं हो सकता। मगर ऐसा लग रहा है कि कुर्सी पर बैठे लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि एक राज्य के भीतर 3 जिले खुद को अलग राज्य घोषित कर देंगे और केंद्र सरकार चुनाव लड़ने में व्यस्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर किसी पार्टी को चुनाव लड़ने में व्यस्त होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज केंद्र सरकार को मणिपुर में उपस्थित होना चाहिए और आज ही नहीं पिछले 6 महीनों से होना चाहिए था, मगर वो सरकार लगातार चुनाव में व्यस्त है। पार्टी नहीं, पूरी सरकार व्यस्त है। देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे। अब जरा इनसे मिलिए, यह है भाजपा नेता टी राजा सिंह। एक वक्त था जब लोग नेता बनने के लिए जनता की सेवा किया करते थे, उनकी मूलभूत समस्याओं को निपटाने का प्रयास किया करते थे, लोगों के जीवन में आसानी लाने का काम किया करते थे, समस्याओं से निजात दिलाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में नेता बनने की परिभाषा ही बदल गई है। बहुत आसान रास्ता खोज लिया गया है और वो है दूसरे धर्म वालों को गाली देना, दूसरी जाति वालों को टारगेट करना और अपने धर्म वालों को उनके खिलाफ भड़काना, उनसे डर पैदा करना।
इस व्यक्ति की कुल जमा पहचान अब तक यही नजर आती है। कई बार अपराध भी दर्ज हुआ, लेकिन उन चीजों का कोई असर नहीं होता। सरेआम पुलिस के सामने मस्जिद के बगल में खड़े होकर मां बहन की गालियां देता है, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ समय पहले ऐसी ही हरकतों की वजह से खूब बदनामी और दबाव आने के बाद बीजेपी ने टी राजा को पार्टी से निकालकर फेंक दिया। हालांकि कहा जाता है कि खाली नाम के लिए बाहर था, लेकिन हाल फिलहाल में जैसे ही तेलंगाना का चुनाव आया, शायद बीजेपी को एहसास हो गया कि चुनाव में जहर खुलकर साथ होना चाहिए, दबा दबा कर नहीं, और टी राजा को दोबारा वापस ले लिया। टी राजा का ही एक भाषण था जिसमें वो एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, जो कि 4-4 बार सांसद रह चुके हैं, जहां तक मुझे याद है, उन्हें चूहा कह रहा है, आतंकवादियों का समर्थक बता रहा है, देश से बाहर निकालने की बात कही जा रही है, और भी बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं जिन्हें हम यहां नहीं कह सकते। उस वीडियो को ट्विटर पर हिंदुत्ववाच नाम से एक पोर्टल है जो इसी तरह की नफरतबाजियों को सामने लाने का काम करता है, उसने शेयर किया। यानी देश की जनता को और देश की सत्ता को आगाह कर रहा था हिंदुत्ववाच का यह पोर्टल कि देखिए कैसी कैसी बातें बोली जा रही हैं चुनाव में भाजपा नेता द्वारा। अब इसे शेयर करने की वजह से हैदराबाद पुलिस ने ट्विटर से शिकायत की और कहा कि इस वीडियो को हटवाइए, और ट्विटर ने हिंदुत्ववाच नाम के इस पोर्टल को बताया कि तेलंगाना यानी हैदराबाद पुलिस का कहना है कि यह वीडियो हटा लीजिए। अब सोच कर देखिए, भाजपा का जो नेता उसी तेलंगाना में घूम घूम कर जगह जगह जहर की उल्टियां कर रहा है, पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती, बल्कि जो इस मुद्दे को उठा रहा है उस पर कार्रवाई करने के लिए एक्टिव नजर आती है। मान लीजिए कि ट्विटर ने इस पोर्टल से इस वीडियो को डिलीट भी करवा दिया, तो क्या टी राजा आगे से घूम घूम कर इस तरह से जहर नहीं उगलेगा? इन लोगों के पास शायद दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सेल है जिसका 24 घंटे का काम ही यही है, नफरत फैलाना। न जाने कितने लाख या करोड़ लोगों का व्हाट्सएप नंबर डाटा इनके पास होगा, न जाने कितने 100 या लाख ग्रुप होंगे, नफरती वीडियो पता नहीं कहां कहां तक पहुंच गया होगा। ऐसे में कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है कि यदि नफरत की सप्लाई पर रोक लगानी है तो टी राजा जैसे लोगों की जबान पर ताला लगाना होगा, लेकिन वहां ताला लगाने की बजाय कार्रवाई कहीं और हो रही है। यही है आज का न्यू इंडिया। इसे देखिए और जोर जोर से ताली बजाइए जब तक हाथ लाल न हो जाए, और बोलिए थैंक यू। थैंक यू किसे बोलना है ये मत पूछिएगा। आइए अब पहले मोहम्मद शमी की बात कर लेते हैं, इसके बाद इस लपटझंडिस की बात करेंगे। इन दिनों क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है और अब तक जितने भी मैच हुए उनमें पता चला है कि भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग मोहम्मद शमी की तरफ से की गई है, और जो पिछला मैच खेला गया उसमें तो शमी ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। 10 में से 7 विकेट लेकर जिन्होंने भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए अहम भूमिका निभाई। हालांकि जब टीम खेलती है तो जीत या हार पूरी टीम की होती है, सबका योगदान होता है, मगर पिछले मैच में मोहम्मद शमी की भूमिका और महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मोहम्मद शमी का यह योगदान बहुत सारे लोगों को संकट में डाल चुका है, खासकर उन लोगों को जिनका आउटपुट और इनपुट बंद किया जा चुका है। पिछले 2 दिनों से मोहम्मद शमी पूरे देश की जबान पर हैं, काम ही कुछ ऐसा हुआ है। मगर साल 2021 में एक समय ऐसा भी आया था जब पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच भारत हार गया था। इसके बाद नफरती चिंटुओं की लॉबी ने मोहम्मद शमी को उनके धर्म की वजह से टारगेट करना शुरू कर दिया। गद्दार से लेकर पाकिस्तानी और पता नहीं क्या क्या बोला जाने शुरू हो गया। यानी भारतीय क्रिकेट टीम एक मैच हार गई तो मोहम्मद शमी देशद्रोही हो गए, बाकी धर्म के खिलाड़ियों का कोई दोष नहीं था। उस वक्त नम आंखों से मोहम्मद शमी ने कहा था कि जहां तक देश को धोखा देने का सवाल है, यदि कभी ऐसा विचार मेरे मन में उठ भी गया तो उससे पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा। मैंने आज तक जितना खेला, जो भी किया है, सब कुछ दिल से किया है और अपने देश के लिए किया है, हमेशा करता रहूंगा। उसी वक्त मोहम्मद शमी ने किसी वीडियो में यहां तक कह दिया था कि मैं इतने मानसिक तनाव में था कि दुनिया से अलविदा कहने की सोच रहा था। सोच कर देखिए, नफरती चिंटुओं के जहर की वजह से यदि उस वक्त मोहम्मद शमी ने कोई गलत कदम उठा लिया होता तो आज विश्व कप उठाने का इंतजार आप किसके भरोसे कर रहे होते? और बात सिर्फ एक विश्व कप की नहीं है या फिर क्रिकेट की भी नहीं है, बात यह है कि देश में किस कदर नफरत बढ़ा दी गई है कि कोई भी मुंह उठाकर किसी को भी देशद्रोही पाकिस्तानी बता देता है। इस धरती पर जो भी पैदा हुआ है, जो भी रहता है, वो सब अपने देश से प्रेम करते हैं। कोई देशद्रोही नहीं है, कोई पाकिस्तान परस्त नहीं है। इसके लिए किसी आईटी सेल के गुर्गे या किसी खास राजनीतिक पार्टी की मुहर की आवश्यकता नहीं। अब जब नफरत की चर्चा चली रही है तो नफरती प्रचारक को भी देख लेते हैं। इस व्यक्ति को तो आप पहचानते ही होंगे, ये वही महान आत्मा है जिन्होंने सबसे पहले 2000 के नोट में नैनो चिप ढूंढा था। ट्विटर पर इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है छोटा सा। ये बोल रहे हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना पसंद नहीं है। अब लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि ये बात तो सीधे सीधे गोदी मीडिया और उनके भगवान पर सेट होती है। यानी गोदी मीडिया 24 घंटे जिस एक व्यक्ति को भगवान बताता है, तलवे चाटता है, चाटुकारिता करता है, सड़े हुए मोजे में बैठा रहता है, गोदी मीडिया की वो तारीफ सुनकर वो व्यक्ति सच में खुद को भगवान मान बैठा है। और यदि कोई पत्रकार सवाल कर ले, आलोचना कर दे, तो उसे सुनकर संभलना पसंद नहीं है, बल्कि पत्रकार को ही निपटाना पसंद है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सुधीर चौधरी उन्हीं के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या इनके भीतर इतनी कुवत है कि इतनी कड़वी बात उनके लिए बोल दें जिनकी खाते हैं,
जो इनका भगवान है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।